आज हम चैप्टर किंगडम प्रोटिस्टा से नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं और वो है किंगडम पंजाए। इस लेक्चर में हम किंगडम पंजाए के इंट्रोडक्शन और इसके कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में पहले हम पंजाई के आसान सा डिफिनीशन लिखते हैं कि पंजाई हमारे साथ यूकैरियोटिक force bearing eukaryotic spores bearing thallophytes organisms। अब यहाँ पे नेम से वाज़ेह है, जिस तरह डिफिनीशन में हम यूकैरियोटिक का वर्ड लिखते हैं तो यू का वर्ड ट्रू से आया है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिसमें ट्रू न्यूक्लियस हो। स्पोर्स का वर्ड आया है, इसके लाइफ साइकिल में एक स्टेज आता है जिसमें एक पंजाई के रिप्रोडक्शन के लिए इसमें डिप्लॉइड सेल्स होते हैं, जिससे बाद में नेक्स्ट पंजाई ग्रो करते हैं। ठीक है, इसको हम स्पोर्स कहते हैं। डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जिससे न्यू पंजाई फिर ग्रो करते हैं। बेरिंग मीन उगना या इससे होना। थैलोफाइट्स का वर्ड आया है कि ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, कि यहाँ पे मुराद ये है कि पंजाई को ज़्यादातर बुक्स में प्लांट्स लाइक कहते हैं। प्लांट्स लाइक इसलिए कहते हैं कि इसमें सेलवाल है, ठीक है, और सेलवाल के साथ साथ इसके कुछ ब्रांचेस भी है, रूट्स भी है। तो प्लांट्स के भी ब्रांचेस और रूट्स हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे थैलोफाइट्स वर्ड हम प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं करते। थैलोफाइट्स का वर्ड यहाँ पे हम पंजाई के लिए यूज़ करते हैं। थैलोफाइट्स का मतलब क्या है कि ये अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, कि इसमें आपको रूट्स या ब्रांचेज या लीव्स के सही तरीके से आपको पता नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ पंजाई हम स्टडी करेंगे कि थैलोफाइट्स सिंपली आप ये लिख सकते हैं कि जिस तरह प्लांट्स में हम इस तरह लिखे कि ये इसके रूट्स हैं, इसके लीव्स हैं, यहाँ पे इस पे फ्लावर वगैरह हैं। मगर यहाँ पे पंजाई में आपको अनडिफरेंशिएटेड स्टेम या रूट्स या लीव्स मिलेंगे। आप इनको करेक्टली प्लांट्स नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें प्लांट लाइक सही रूट स्टेम लीव्स वगैरह नहीं होंगे। तो इसलिए अनडिफरेंशिएटेड स्टेम रूट्स लीव्स को हम क्या कहते हैं? थैलोफाइट्स कहते हैं। थैलोफाइट्स का वर्ड पहले कुछ अलजीज में भी हमने पढ़ा था, और यहाँ पर भी थैलोफाइट्स आते हैं किस चीज़ के लिए? कि पंजाई के वो टाइप जिसमें प्रॉपर रूट्स लीव्स और स्टेम का पता ना चले, इसको हम क्या कहते हैं? थैलोफाइट्स, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे किंगडम पंजाई में आपको सिलवाल मिलेगा। सिलवाल तो प्लांट्स में भी है और यहाँ पंजाई में भी है, मगर प्लांट्स का जो सिलवाल था वो सेल्यूलोज से बना था, और यहाँ पे पंजाए का जो सिलवाल है पंजाए का वो काइटिन से बना है। अब एक पॉइंट्स में आपको बताऊं, ये जो काइटिन है ये एक पॉलीसेकेराइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स, और इसके साथ साथ सेल्यूलोज भी पॉलीसेकेराइड है, मगर नेम चेंज है। वो चेंज क्यों है? कि आपको काइटिन के स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन मिलेगा। क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। में अगर अमाइनो लिखो तो ये भी ठीक है, या नाइट्रोजन सिंपली भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे काइटिन भी पंजाई सेलवाल में है, वहाँ पे प्लांट के सेलवाल में सेल्यूलोज हैं, मगर फंजाई के सेलवाल काइटिन जो है ये भी पॉलीसेकेराइड है, सेल्यूलोज भी पॉलीसेकेराइड है, पोलीमीन मैग्नीसाइक्रामीन शुगर्स। फिर इसके बाद यहाँ पे काइटिन के स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रोजन मिलेगा, और वहाँ पे सेल्यूलोज में नाइट्रोजन नहीं है। तो याद रखें
काइटिन में इस नाइट्रोजन के होने से ये ज़्यादा टफ बन जाता है, ज़्यादा सख्त बन जाता है, और एक एबिलिटी ये भी होते हैं कि ये वाटर प्रूफ भी होते हैं। जिस तरह हम कुछ जो आर्थ्रोपोडा होते हैं, आर्थ्रोपोडा हम कह सकते हैं हशरात को, इसके जो स्किन्स होते हैं ये किस चीज़ से बना होते हैं? काइटिन से बने। तो काइटिन और सेल्यूलोज में एक डिफरेंस ये है कि काइटिन के स्ट्रक्चर में आपको नाइट्रोजन मिलेगा और वहाँ पे सेल्यूलोज। तो यहाँ पे प्लांट्स के साथ अगर हम कंपैरिजन करें फंजाई का, तो इसको हम प्लांट्स लाइक इसलिए भी कह सकते हैं कि ये क्या है? इसमें सेल वॉल है। प्लांट्स में भी सेल वॉल है, फंजाई में भी सेल वॉल है। फंजाई का सेल वॉल काइटिन से बना है, और इस चीज़ का जो सेल वॉल है प्लांट्स का, होगा किस चीज़ से बना है? सेल्यूलोज से बना है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद हम एक और कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं फंजाई का कि ये हेटरोट्रॉप्स हैं। क्या है? हेटरोट्रॉप्स। अब हेटरोट्रॉप्स से वाज़ेह है कि फंजाई अपने लिए खुराक खुद नहीं बना सकते। जिस तरह एलजी में हमने पढ़ा था कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होते हैं। यहाँ पे फंजाई होते हैं और फंजाई में आपको क्या मिलेगा? नो क्लोरोफिल। तो जब ये इसमें क्लोरोफिल ना होगा तो क्या होगा? ये फिर अपने लिए खुद खुराक नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद आपके अगर ये खुराक नहीं बना सकते हैं तो फिर क्या होगा? इसके जो मूड ऑफ लाइफ हैं वो चेंज है, और मूड ऑफ लाइफ को आपको फंजाई में मिलेंगे तकरीबन 4 टाइप के। एक तो होते हैं पैरासिटिक, इस तरह हमने पहले से पढ़ा है, प्रोटिस्ट में भी कुछ पैरासिटिक थे। ठीक है, यहाँ पे पैरासिटिक में सिंपली हम वो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे जो होस्ट पे डिपेंड करते हैं, और होस्ट के साथ साथ ये डिजीज काज करेंगे दूसरे में। तो यहाँ पे फंजाई में ये कि प्लांट्स में भी डिजीज काज कर सकते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं और एनिमल्स में भी हार्मफुल हो सकते हैं। मैं एक मिसाल आपको दूं, यहाँ पे पैरासाइट्स में अगर आप ये वर्ड ऐड करें कि पैरासाइट्स भी 2 किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स और दूसरे को हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, अब एंडो का वर्ड क्या मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल हम एक प्लांट्स लेते हैं और ये प्लांट्स के रूट्स हैं। ठीक है, जब ये फंजाई अटैक करते हैं किस चीज़ पे? फॉर एग्जांपल ये एक फंजाई है, इसने अटैक किया प्लांट्स के रूट्स पर। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये प्लांट्स में भी अटैक कर सकता है और एनिमल्स में भी। पैरासिटिक इन नेचर है, डिजीज काज करेगा। तो जब ये एक्टोपैरासाइट इसके रूट्स पे अटैक करे, तो अगर ये सेल के बाहर हो, सेल के अंदर ना जाए, ओनली रूट्स के बाहर हो, यानी सेल को पेंट्रेट ना करे, सेल के अंदर ना जाए, उस पर अटैक ना करे, इसको हम कहते हैं एक्टो। एक्टो का वर्ड आया है किस चीज से? आउटसाइड से। ठीक है, और एंडो का मतलब क्या है? इनसाइड। यानी जब कोई फंजाई वगैरह इसके प्लांट्स के रूट्स के अंदर आए और इसके जो सेल्स होते हैं, रूट्स के सेल्स, उनके अंदर भी आए, इनसाइड द सेल वो अटैक करे, तो इसको फिर हम क्या कहें? एंडोपैरासाइट्स कहते हैं। जिस तरह हमारे ब्लड में इसके अंदर प्लाज्मोडियम जाए और वो ब्लड के साथ शामिल एंडोपैरासाइट, और बाहर में आपको कोई मस्कीटो वगैरह काटे बाहर से, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्टोपैरासाइट, स्किन से। तो यहाँ पर भी हम एंडो और एक्टो का। फिर इसके बाद हम आते हैं कि प्लांट्स में भी डिजीज काज कर सकते हैं और एनिमल से भी। तो एनिमल, इसको हम, इस नेचर को हम क्या कहते हैं? पैरासिटिक इन नेचर। पैरासिटिक 2 किस्म के होते हैं, एंडो भी होते हैं और एक्टो भी होते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये सेफ्रोफिटिक भी होते हैं। सेफ्रोफाइट्स ये भी इसके मूड्स में शामिल है। सेफ्रोफाइट का मतलब क्या है? कि ये डेड ऑर्गेनिज्म बॉडी से या किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये रहकर अपने लिए खुराक बनाते हैं। जिस तरह आपने ऑरेंज देखे ना, ऑरेंज के ऊपर फंजाई आसानी से वो ग्रो कर सकते हैं। तो जब ये ऑरेंज खराब हो जाए, इसके ऊपर वो स्ट्रक्चर बन जाए, इसको हम क्या कहते हैं? फंजाई।
तो फंजाई ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिज्म से या कोई वुड वगैरह से या फ्रूट से या फिर वेजिटेबल के ऊपर इस तरह ये रहकर अपने लिए उस वेजिटेबल फ्रूट्स या प्लांट से खुराक लेते हैं, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? सेफ्रोफाइट्स कहते हैं। पैरासिटिक और सेफ्रोफाइट में फ़र्क क्या है? पैरासिटिक लिविंग होस्ट में भी हो सकते हैं। लिविंग मतलब ये है कि दूसरा जो जानदार है जिसने अटैक किया है वो लिविंग होते हैं, और जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो दोनों मूड में होते हैं। इसके बाद ये म्यूचुअलिस्टिक भी होते हैं। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या है कि एक ऐसा रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कि एक दूसरे पे ये डिपेंड करे कि ये अपने लिए क्या बनाए? खुराक बनाए। मगर याद रखे, फॉर एग्जांपल ये एक टाइप का ऑर्गेनिजम्स है और ये दूसरे का, तो ये ए भी इनके लिए कोई बेनिफिट पैदा करे और दूसरा भी, तो इसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअलिस्टिक। अब म्यूचुअलिस्टिक में हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, एक फंजाई और एक अलजी का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक अलजी है और दूसरा क्या है? फंजाई। अब ये देखिए, अलजी में तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होते हैं, और फंजाई नो क्लोरोफिल, तो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो ये अलजी क्या करते हैं? इनके लिए क्या बनाते हैं? ये फूड बनाते हैं। कहाँ से? फोटोसिंथेसिस से। और ये फंजाई जो होते हैं इसमें तो क्लोरोफिल नहीं होते हैं, तो ये क्लोरोफिल इनके लिए क्या बनाते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं, और ये क्या देते हैं? फूड। तो जब ये फूड तैयार करते हैं तो फंजाई इससे अपने लिए खुराक लेगा। ठीक है, और अलजी इससे क्या लेगा? अलजी से प्रोटेक्शन लेगा। तो दोनों का फायदा म्यूचुअलिस्टिक में भी आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है? इसको हम लाइकेंस कहते हैं। दूसरे चीज़ों पर अटैच होते हैं, इसका स्पेसिफिक स्पीशीज को हम लाइकेंस कहते हैं, जो एक अलजी फंजाई डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद एक चौथा भी है इसके मूड ऑफ लाइफ में कि आपको प्रीडेटर में भी मिलेंगे। ठीक है, प्रीडेटर अपने लिए शिकार भी करते हैं, और ये ज़्यादातर हम वॉर्म्स में देखते हैं। वॉर्म्स कीड़े को कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कीड़ा है और ये फंजाई इसके ऊपर रहकर इस तरह रिंग शेप बना के अपने लिए इससे क्या बना लेते हैं? फूड लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रीडेटर शिकार भी करते हैं अपने लिए। तो फंजाई के मूड में आपको ये पैरासिटिक नेचर में भी मिलेंगे कि लिविंग होस्ट पे अटैक करेगा, इनमें डिजीज काज करेगा। ठीक है, ये आपको सेफ्रोफेटिक नेचर में भी मिलेंगे कि डेड ऑर्गेनिज्म पे अटैक करेगा। ठीक है, फिर इसको आप म्यूचुअलिस्टिक फॉर्म में भी आपको मिलेंगे। म्यूचुअलिस्टिक का मतलब क्या है कि दोनों का फायदा होगा, और ये आपको प्रीडेटर में भी मिलेंगे। तो ये फंजाई का एक ज़बरदस्त कैरेक्टर्स हैं। इससे पहले हमने पढ़ा है कि प्रोटेस्ट में, किंगडम प्रोटेस्टा में हमने पढ़ा था, या तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है, जिसमें वो क्या हो? क्लोरोफिल हो, या तो ये पैरासाइट्स। मगर यहाँ पे आपको 4 मूड्स मिलेंगे किंगडम फंजाई का। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम इसके साइज पे आते हैं। अगर साइज हम देखें, अगर मैं यहाँ पे आप सीक्वेंस दे दूँ, ये तो डिफिनीशन हो गया, ये 2 3 4 नंबर कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके साइज पे। ठीक है, तो किंगडम फंजाई में आपको स्मॉल साइज के ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे जो इंतहाई स्मॉल साइज के होते हैं, जिसको हम कहते हैं ईस्ट, जिसको हम खंबीर कहते हैं। खंबीर आटे में वो डालते हैं तो इनसे रोटी साउट भी बनते हैं और जायके भी बनते हैं। ठीक है, तो ईस्ट आपको स्मॉल साइज के भी मिलेंगे, स्मॉल साइज के, और यहाँ से लेके आपको वेरी लार्ज साइज में भी मिलेंगे। जिस तरह एक सिंगल फंजाई है जिसको हम कहते हैं आर्मेलिरिया ओस्टिया, आर्मेलिरिया ओस्टिया और मेलेरिया ओस्टिया, ये एक ज़बरदस्त टाइप है फंजाई का। ये याद रखें, आर्मेलिया ओस्टिया जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ के होते हैं। तकरीबन इसका सिंगल माइसिलियम 1 डे में 1 किलोमीटर ग्रो करते हैं। 1 डे में 1 किलोमीटर ये ग्रो करते हैं।
और इस यहाँ पे अगर आप इनसे याद रखें कि ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म है तो ये भी बुरा ना होगा। दुनिया में सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये आर्मेलिया ओस्टिया होते हैं। और ये तकरीबन अगर आप इसके स्पीशी ले लें तो ये जब ग्रो करे तकरीबन तो ये 8.9 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को ये कवर करते हैं। इतने एरिया पर ये कवर हो सकते हैं। 8.9 किलोमीटर स्क्वायर फॉर एक स्पीशी ऑफ आर्मेलिया ओस्टिया के अगर ग्रो हो जाए तो ये इतने फैल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, और ये आर्मेलिया अगर ग्रो हो जाए इसका तो तकरीबन इसके वजन 100 टन इसके वजन होंगे, 100 टन। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम ये भी लेके कि इसके सबसे पहले ये कहाँ पे और इसके एज कितने होते हैं, तकरीबन एज इसके 100 ईयर्स इसके एज होते हैं। ठीक है, ये एक पंजाई का एक टाइप है। और ये अमेरिका के जो कैपिटल हैं इसको हम वाशिंगटन कहते हैं, वहाँ पे होते हैं ज़्यादातर। और ये फंजाई ज़मीन के अंदर होते हैं, ज़्यादातर हाइडन होते हैं और ज़मीन के अंदर ये फैलते हैं। मगर कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके फ्रूट्स बेरिंग होते हैं तो वो ज़मीन के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो ये ईस्ट को आपको स्मॉल साइज़ में भी मिलेगा, जो दिखाई नहीं दे यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये आपको कहाँ पे यहाँ पे लार्ज साइज में मिलेगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आर्मेलिया ओस्टिया इसके एक स्पीशी हैं, पंजाए हैं कि ये अगर ग्रो करे तो 1 डे में इसका 1 किलोमीटर ग्रो होते। ठीक है, और जब ये प्रॉपर लार्ज हो जाए एडल्ट हो ये तकरीबन ये ग्रो करे ये 8.9 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करते हैं। और इसके साथ साथ इसका वजन 100 टन और एज 100 ईयर्स होते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किंगडम पंजाई का एक यूनिक कैरेक्टर हैं कि आपको इतने स्मॉल मिलेंगे कि साइज़ में आप ईस्ट ले लें खंबीर, और इतने लार्ज मिलेंगे जो किलोमीटर एरिया ये कवर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम आते हैं कि बॉडी ऑफ फंगस हम पढ़ते हैं। बॉडी ऑफ फंगस में आपको मैं टर्म्स भी बताऊंगा कि बॉडी ऑफ फंगस सबसे पहले आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मिलेंगे। जिस तरह हम ये ले लें फॉर एग्जांपल, ये हमारे साथ एक फंजाई हो गया। ठीक है, एक फंजाई, इस फंजाई के इस शाख को यानी इस थ्रेड को हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइफी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, हाइफा। ठीक है, हाइफा। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम इसके एक थ्रेड लाइक इस सारे को हम क्या कहते हैं, इस सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं माइसिलियम्स। क्या कहते हैं, माइसिलियम। और अगर हम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ले ले तो इसको हम हाइफा कहते हैं। अब हाइफा आपको दो तरह के मिलेंगे। अगर हम इस एक हाइफा को बड़ा करके यहाँ पे ड्रा करें तो आपको हाइफा इस टाइप में मिलेंगे कि हर हाइफा में आपको क्या मिलेगा, अपना न्यूक्लियस मिलेगा। और ये इसका साइटोप्लाज्म है, इसको हम इसका न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो फ्री स्पेस है इसे न्यूक्लियस के बाहर, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब किंगडम पंजाई में यहाँ पे आपको जितने भी ये हाइफा मिलेंगे तो ये 2 टाइप के मिलेंगे। अगर हाइफी के अंदर अपना न्यूक्लियस हो, इसके अंदर मेम्ब्रेन हो, क्या हो, मेम्ब्रेन हो, तो इस मेम्ब्रेन वाले को हम कहते हैं, इसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं हाइफी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। इसको हम कहते हैं सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब क्या है कि इसमें क्रॉस वॉल हो, इसके एक सेल और दूसरे के सेल के दरमियान क्रॉस वॉल मौजूद हो। जिस तरह हर एक इसके दरमियान आपको बाउंड्री लाइन नजर आ रही है। और दूसरे अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे कोई बाउंड्री लाइन नहीं है, तो इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, एसेप्टेट भी कहते हैं, एसेप्टेट। या आप इसको नॉन सेप्टेट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बाउंड्री नो क्रॉस वॉल, इसमें क्रॉस वाला नहीं है। ठीक है, और इसको आप दूसरे नाम भी कह सकते हैं जिसको हम कहते हैं कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स भी आप कह सकते हैं, जिस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं।
type of hyphae which have cross wall, this is called a septate hyphae. Type of hyphae which have no cross wall and they are called as non-septate, और जिसको हम कहते हैं coincides भी कह सकते हैं। तो septate क्या है? septate hyphae का टाइप है। hyphae क्या है? hyphae ब्रांच है फंजाई का। तो बॉडी ऑफ फंजाई को हम थ्रेड लाइक कहते हैं। थ्रेड लाइक क्या है? धागा नुमा होते हैं, तार की तरह होते हैं, और इस तार में अगर आप एक ब्रांच ले लें, सारे को हम माइसिलियम कहते हैं, सारों को सार, अगर एक ले ले तो इसको हम हाइफा। हाइफा आपको कितने किस्म के मिलेंगे? 2। जिस हाइफी के स्ट्रक्चर में आपको क्रॉस वॉल नजर आए, बाउंड्री लाइन नजर आए, इसको हम सेप्टेट हाइफी। और अगर जिसके अंदर आपको बाउंड्री लाइन नजर ना आए, नो क्रॉस वॉल हो, इसको हम क्या कहते हैं? एसेप्टेट और नॉन सेप्टेट, और इसको हम कोइंसाइड्स भी कहते हैं। याद होगा आपको? अच्छा, फिर इसके बाद इसके बॉडी में एक और भी बात है कि इसके रिप्रोडक्शन में आते हैं कि जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं तो किस तरह। तो सबसे पहले ये पंजाए जो होते हैं ये आपको मिलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे, ठीक है, और दूसरा क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे, दोनों करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एसेक्सुअल की तरफ आते हैं। एसेक्सुअल बाई स्पोर्स होते हैं। अब स्पोर्स का मतलब क्या है कि इसमें डिप्लॉइड नंबर के सेल्स होते हैं और इसमें एबिलिटी होते हैं कि ये डिवाइड हो जाए और न्यू पंजाई ग्रो होता है। फॉर एग्जांपल हम एक पंजाई लेते हैं, ठीक है, ये एक पंजाई है और पंजाई में इस तरह सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बल्ब लाइक, और ये सेक लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर आपको क्या मिलेगा? स्पोर्स मिलेगा, स्पोर्स। और ये स्पोर्स जब मैच्योर हो जाए और इसमें एबिलिटी हो कि इससे दोबारा न्यू फंजाई ग्रो हो जाए, तो ये जो सेक होते हैं ये ओपन होते हैं और इसके अंदर से ये स्पोर्स ज़मीन की तरफ आते हैं। ज़्यादातर जो हम टेरेस्ट्रियल में बात करते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ज़मीन पे होते हैं, ठीक है, सॉइल पर। तो ये स्पोर्स यहाँ पे ज़मीन में आते हैं और इनको कंडीशन जब मिलते हैं, कंडीशन का मतलब मेरा क्या है कि इसके ग्रो के लिए क्या ज़रूरी है। हाँ, मिसाल हम लेंगे, अगर ये सिफ्रोफाइट से तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करेगा, डेड ऑर्गेनिज्म बॉडी पे या सॉइल पे वगैरह या फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर, तो ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर भी देखेगा, सॉइल भी देखेगा, ज़्यादातर हम इसको देंगे कि वाटर भी देखेगा, कि जो भी चीज़ इनके लिए रिक्वायर हो कि इससे इसके ग्रो में हेल्प करे, तो ये स्पोर्स बन जाते हैं न्यू फंजाई में। इस तरह और बल्ब सेक लाइक स्ट्रक्चर हो। स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर डिप्लॉइड सेल्स होते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फोरेंजियम में स्टोर होते हैं। जब ये मैच्योर होते हैं तो ये सॉइल पे आके कंडीशन, टेम्परेचर, वाटर वगैरह अगर इसको प्रोवाइड हो तो इससे क्या बनेगा? न्यू फंजाई होगा, ठीक है। तो एक से बना के नहीं, सिर्फ एक फंजाई से बना, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एसेक्सुअल कहते हैं, ठीक है। दूसरा एक किस्म है इसका जिसको हम कहते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? बाई फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन का वर्ड फ्रेगमेंट्स टुकड़े को कहते हैं, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक फंजाई है, ये एक फंजाई है, ठीक है, और इस एक दोनों पॉलीसेकेराइड्स भी हैं। अब फिर डिफरेंट है स्ट्रक्चर में कि काइटिन में पॉलीसेकेराइड्स में आपको नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड मिलेगा। क्या मिलेगा? नाइट्रोजन। सीरिडोज में नाइट्रोजन नहीं है, और इस नाइट्रोजन ने काइटिन को और भी टफ यानी सख्त बनाया है, और इसके साथ साथ इनको वाटर प्रूफ भी बनाया है, जिस तरह हम आर्थ्रोपोडा स्किन में पढ़ते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि पंजाई में क्लोरोफिल नहीं होगा, तो जब क्लोरोफिल ना होगा तो क्या होगा? हेटरोट्रॉप्स। तो फिर इसके मूड अप्लाई में फिर हम पढ़ते हैं कि ये 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? पैरासिटिक। पैरासिटिक में ये डिपेंड करेगा होस्ट पे, और होस्ट में आपको ये हाँ। इसके बाद हमने पढ़ा कि फंजाई के मूड ऑफ लाइफ में आपको पैरासिटिक भी मिलेंगे जो दूसरे होस्ट पे अटैक करेगा, यानी उसमें डिजीज काज करके अपने लिए खुराक लेगा। दूसरे को हम क्या कहते हैं? सेफ्रोफाइट्स। सेफ्रोफाइट्स का मतलब क्या है कि ये डेड ऑर्गेनिज्म से खुराक लेगा, ठीक है, वुड होगा, फ्रूट्स होगा, वेजिटेबल्स होगा, जो भी होगा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि ये म्यूचुअलिस्टिक भी है। म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को भी फायदा और दूसरे को भी फायदा। तो बेस्ट एग्जांपल अलगी और फंजाई का हम लेते हैं।
कि एलजी फोटोसिंथेसिस करते हैं तो सूरज से फूड बनाएगा और फूड किसको देगा? फंजाई के, क्योंकि फंजाई तो फूड हासिल नहीं कर सकते क्योंकि हेटेरोट्रॉफ्स हैं, और फंजाई क्या देगा? एलजी को प्रोटेक्शन देगा। तो इसलिए इसका एक स्पीशी है जिसको हम क्या कहते हैं? लाइकन। लाइकन एक ऐसा स्पीशी है जो म्यूचुअलिज्म शो करेगा, जो एलजी और फंजाई का दोनों मिक्स है। अच्छा, फिर एक प्रीडेटर भी है कि ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अटैक करके अपने लिए क्या बनाएगा? शिकार बनाएगा। तो इससे ये फर्क ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं इसके कुछ ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर में। तो बॉडी स्ट्रक्चर में आपको जो फंगस मिलेंगे तो इसके बॉडी के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। थ्रेड लाइक क्या होते हैं? धागा नुमा होते हैं। अब इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम माइसीलियम्स कहते हैं, इसके रूट्स वगैरह को। और इसके अगर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हम ले लें यहाँ पे तो इसको हम हाइफिया कहते हैं, ठीक है? और हाइफी। अब हाइफी दो किस्म के होते हैं, या तो ये एसेप्टेट होंगे, एसेप्टेट या सेप्टेट होंगे। सेप्टेट कौन से होंगे? वो हाइफी जिसके अंदर आपको ट्रू न्यूक्लियस, ट्रू साइटोप्लाज्म और इसके अंदर क्या हो? एक ट्रू मेम्ब्रेन हो, क्रॉस वॉल हो, जिसको हम हाइफी कहते हैं, सेप्टेट हाइफी। और जिसके अंदर ये बाउंड्री ना हो तो इसको हम क्या कहते हैं? एसेप्टेट। अ हाइफी व्हिच हैव नो क्रॉस वॉल कॉल्ड एज अ एसेप्टेट हाइफिया। फिर इसके बाद हमने पढ़ा कि इसके कुछ जो इसको हम कॉन्साइड्स भी कहते हैं। फिर इसमें कुछ साइज के बेस पे हम ले लें तो ईस्ट इसके सैंपल साइज के होते हैं, और दूसरा एक टाइप है जिसको हम आर्मेलिया ऑस्ट्रिया कहते हैं, ये बहुत ज्यादा लार्ज साइज के होते हैं। किलोमीटर के लिहाज से इसके क्या होते हैं? साइज होते हैं। तो इसके लार्जेस्ट, इसको हम वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म इसलिए भी कह सकते हैं कि इसके एक स्पीशी तकरीबन 8.9 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकते हैं, और एक दिन में ये 1 किलोमीटर ग्रो करते हैं, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं इसके रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन की सेक्सुअली भी करते हैं और एसेक्सुअली। एसेक्सुअली ये बाई स्पोर्स होते हैं, ठीक है? स्पोर्स क्या बनाते हैं कि ये सिंपल एक फंजाई है, इसके यहाँ पे स्पोरेंजियम बनते हैं। स्पोरेंजियम सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। वो स्पोर्स जमीन पे आके उनको कंडीशन डिपेंड प्रोवाइड हो तो ये दोबारा क्या बनाते हैं? दोबारा इसके लिए एक न्यू फंजाई ग्रो करते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद हम आते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन का एक हिस्सा हम ले बन जाएगा और इससे और स्पीशी ले ग्रो करें, इसको हम बाई फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हम दो पंजाई लेंगे क्योंकि लिमिट का क्या होना है? फ्यूज होना है। तो एक और दूसरे का यहाँ पे जब ये कंबाइन होते हैं तो साइटोप्लाज्म का जिसको हम साइटोगेमी कहते हैं। जब दो हाइफी का न्यूक्लियस कंबाइन हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? डाइकार्योगेमी, ठीक है? और ये डाइकार्योगेमी के साथ साथ अगर ये डिफरेंट हो तो इसको हम हेटेरोगेमी कहते हैं, एटीसी। फिर इसके बाद हम आते हैं इसके कुछ माइटोसिस के एक टाइप है कि इसका माइटोसिस और ऑर्गेनिज्म से चेंज है, ठीक है? अगर हम सिंपल माइटोसिस लिख लें तो माइटोसिस सेल डिवीजन का वो प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होना है दो में, ठीक है? मगर यह जिस तरह साइटोप्लाज्म में एक सेल दो में डिवाइड होते हैं तो स्टेजेस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह डिसअपीयर होते हैं, ठीक है? न्यूक्लियस स्प्लिट होते हैं, ये आम माइटोसिस। मगर यहाँ पे यूनिक टाइप ऑफ माइटोसिस पाए जाते हैं फंगस में, ठीक है? वो किस तरह होते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक फंगस सेल है, ठीक है? और इसमें ये एक न्यूक्लियस है, तो इसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को नहीं खत्म होना और यहाँ पे सारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को खत्म होना है, ठीक है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर दो सेल्स बन जाते हैं, ठीक है? और ये डिवाइड होते हैं, तो इसको हम क्लोज माइटोसिस भी कह सकते हैं। क्लोज माइटोसिस का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर वगैरह न्यूक्लियस के अंदर स्प्लिटिंग शुरू हो जाए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयर नहीं होना है, जिस तरह और सिंपल साइटोप्लाज्म माइटोसिस हम प्लांट्स एंड एनिमल्स में पढ़ते हैं, वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होते हैं, ठीक है? और इसके बाद ये सेंट्रियोल आते हैं और ये थ्री टाइप के स्पिंडल फाइबर वगैरह अरेंजमेंट होते हैं। न्यूक्लियस वहाँ पे स्प्लिट होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर सब कुछ होगा। तो फंगस में जो माइटोसिस है वो यूनिक टाइप का है कि इसने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयर नहीं होना और इसके अंदर सब कुछ होना है, तो इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज माइटोसिस।